जाने से पहले कहां तक पढ़ लिया था बेटा हमने? क्वेश्चन किया था चेन वाला, राइट? ठीक है, देखो तो अभी तक जो हमने क्या किया है, पढ़ा है, उसमें ये जान लिया है कि भाई अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो हमेशा लगेगा किधर, सेंटर की तरफ। तो अब उसी पे आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि मान लो मेरे पास ऐसा कहीं पे पाथ है, इस तरह का हमारे पास पाथ है। एक जो पाथ है वो कैसा शेप का है, कॉन्वेक्स, दूसरा पाथ है कॉनकेव, और तीसरा है हमारे पास स्ट्रेट, राइट? स्ट्रेट लाइन साइज। अब यहां पे हुआ ये कि इन तीनों ही पाथ में m मास का हमारे पास एक व्हीकल है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चल रहा है। इसी तरह से यहां पे भी m मास का व्हीकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक वही व्हीकल यहां भी क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे, तीनों को अलग अलग पॉइंट मानते हुए इनमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी। हमें यह बताना है कि यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना लगेगा। तो सिंस नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें अगले चैप्टर में आने वाली हैं। इनफैक्ट इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो भी अगले चैप्टर में आने वाला है, बट यहां पे उनको यूज किया गया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर दे रहा, ये बता दे रहा कि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो कि कोई हमारे पास क्या है, सरफेस है। वो सरफेस अपने आप पे हमेशा क्या करेगा, एक वेट फील करेगा अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दे। जैसे हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, सरफेस है, राइट? ये सरफेस है और इस सरफेस, लेट्स से ये सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट या इस बॉटल को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब जब इसके ऊपर हमने ये बॉटल क्या किया, पुट किया है, तो ये बॉटल अपना वेट किस पे लगाएगा, राइट? इस सरफेस पे। लेकिन उसके बावजूद ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नीचे नहीं जा रहा? क्योंकि ये सरफेस जितना वेट अपने आप पे क्या करेगा, फील करेगा, उतना ही एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो जितना फोर्स ये ऊपर के डायरेक्शन में क्या करेगा, लगाएगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। अब एक मिसकंसेप्शन जनरली रहता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर रहता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने बोला है कि कोई भी सरफेस अपने आप पे जितना फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, लगेगा कि यार मुझ पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उतना ही फोर्स वो क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा, अगेंस्ट लगाएगा, उसके अपोजिट में लगाएगा। वही क्या कहलाया जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में दे दे रहा कि मेरा वेट जैसे 40 किलो है, क्या देख रहे हो तुम, नालायक? मानने वाली बात नहीं इसमें, तो सस्ता। जैसे मैं हूं 40 किलो का, है ना, तो अगर मैं चुपचाप से इस डैशबोर्ड पे क्या करूं, ऐसे खड़ा रहूं, तो ये डैशबोर्ड अपने आप पे 400 न्यूटन का वेट क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। 40 केजी मतलब 400 न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसी में जंप करना चाहूं इस तरह से, तो जिस टाइम पे मैं जंप करना चाहूंगा, मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा किस पे, इस सरफेस पे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं जंप करना चाह रहा हूंगा, जब इस तरह से जंप करना चाह रहा हूंगा, तो एक मोमेंट के लिए ये जो सरफेस है अपने आप पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो थोड़े टाइम के लिए अपने आप पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स क्या करेगा, लगाएगा। तो शुरू के इंस्टेंस पे जब मैं जंप करना क्या कर रहा, शुरू कर रहा हूं, जिस टाइम पे, जिस मोमेंट में जंप करना चाह रहा, उस मोमेंट के लिए जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है वो 400 न्यूटन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद जंप के अगले पार्ट में जब मैं इससे अपना कांटेक्ट धीरे धीरे कम कर रहा हूं, राइट? जंप करते समय पहले मैंने इसमें फोर्स ऐसे लगाया, उसके बाद मेरा जो पैर होगा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 400 न्यूटन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना अपने आप पे क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स भी लगाएगा। वही कहला जाएगा एक तरीके से क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा है, कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर होता है। ऐसा नहीं। बाकी जो बात है वो अगले चैप्टर में तो हम करेंगे ही। पूरा का पूरा एक दिन नॉर्मल रिएक्शन के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना?
तो इसी तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो सरफेस है वो कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे कितना और यहां पे कितना। तो हमने बोला देखो ऐसा है कि अगर m मास मुझे दिख रहा है तो पहली चीज तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा ही लगेगा। फिर जो भी फोर्स ये सरफेस एक्सपीरियंस कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेट से कितना Na, और इसे मुझे क्या करना है, निकालना है। लेकिन ये Na mg के बराबर नहीं होगा क्योंकि इनके अलावा एक और फोर्स लग रहा है। जब ये व्हीकल यहां से यहां जा रहा है तो उस टाइम पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। इतने पार्ट के लिए क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन अगर सीन में आया इसका मतलब है वहां पे कुछ भी कर लो कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स होगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर, राइट। सेंटर की तरफ लगेगा ही लगेगा। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि इसका सेंटर कैसा है। अगर इस कर्व पाथ को मैं पूरा क्या करूं, बनाऊं, सर्कल बनाऊं, तो मुझे समझ में आएगा कि इसका सेंटर सरफेस के नीचे होना चाहिए। और लेट से मैंने कंसीडर कर लिया कितना, r। अब हमें पता है कि भाई सेंटर ये है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए। मैंने कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे या तो कोई रियल फोर्स या किसी रियल फोर्स का कंपोनेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर लगेंगे ही लगेंगे। यहां पे मुझे दो फोर्स दिख रहा है, एक दिख रहा है mg, दूसरा दिख रहा है na। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो जाएगा, mg माइनस na, या na माइनस mg लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, mg माइनस na या na माइनस mg, mg माइनस na। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, और ऐसा तब होगा जब mg ज्यादा होगा और na क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे mg माइनस na। ये वो फोर्स है जो प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख देंगे mv स्क्वायर बाई आर, राइट, mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से अगर हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन निकाले तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, राइट, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ये आया। इसी तरह से अगले पार्ट में, राइट, इसमें बोला है कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो हमने वापस से वही देखा कि भाई m मास है, नीचे की तरफ लगेगा क्या, mg, ऊपर की तरफ लेट से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कितना, nb। अब मुझे यह भी देखना है कि जब ये पार्ट यहां से यहां तक, जब ये पार्टिकल या व्हीकल यहां से तक जाएगा तो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर के लिए मैंने पहले तो इसको क्या किया, इस तरह से कंप्लीट किया। तो मैंने बोला ये सर्कल है मतलब सेंटर इधर होना चाहिए। अज्यूम कर लिया कि लेट से रेडियस कितना है, r। अब इसके लिए नेट फोर्स कितना, nb माइनस mg। इतना फोर्स है जो प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखेंगे यहां पे nb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और यही प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से अगर हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। थर्ड पार्ट में अगर हम क्या करें, चेक करें तो क्या इसमें किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन इस पार्ट में नहीं हो रहा है इसका मतलब यहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे की तरफ mg और दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ nc। और सीधा सीधा हम लिखेंगे कि जो nc है वो बैलेंस करेगा किसे, mg। ये इतना, तीनों में सेम व्हीकल सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। उसके बावजूद अगर मान लो हमने बोला कि ये एक पाथ है तो वो पाथ अपने आप पे अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि जो पाथ अपने पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है मतलब सब अपने आप पे अलग अलग फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कल को अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आया कि मुझे क्या करना है, ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, एक शेप ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा इस तरह से, तो इनमें से कौन सा ब्रिज ऐसा है जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकता है, राइट, डिजाइन 1, 2 या 3, राइट। फिजिक्स के हिसाब से हम बोलेंगे डिजाइन 1, क्योंकि इस डिजाइन में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो उसके वेट से भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। उसका वेट है mg पर उसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। इसमें गाड़ी जितनी तेजी से चलेगी वो ब्रिज अपने आप पे उतना ही
कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि v की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी तेजी से इसमें गाड़ी चलेगी उतना ही जो ब्रिज है वो अपने आप पे फोर्स क्या करेगा, कम एक्सपीरियंस करेगा। जितना कम फोर्स वो अपने आप पे एक्सपीरियंस करेगा उसके टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। जबकि अगर सेकेंड पार्ट में देखें तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है, जो उतना वेट है तो लग ही रहा है, प्लस mv²/r। जितनी तेजी से गाड़ी चलेगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, ब्रिज अपने आप पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्या होंगे, सेकंड के। और थर्ड में वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, इसमें गाड़ी चाहे स्टिल खड़ी रहे चाहे नॉर्मल वेलोसिटी से चले, राइट। जितना जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो हमेशा उसके किसके रहेगा, वेट के बराबर। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल टाइप का ब्रिज, सबसे बढ़िया डिजाइन क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिजाइन होना चाहिए। क्लियर है। हाँ, तुम्हें ये हो सकता है कि सर लेकिन हमेशा हमें स्ट्रेट इसी तरह का ब्रिज दिखता है, तो भैया जब एक्चुअल में ब्रिज बनाया जाता है तो फिजिक्स के साथ साथ पैसा भी देखा जाता है ना। उसको बनाना डिफिकल्ट है, और अगर उसको गलत तरीके से बनाया गया, ज्वाइंट ऊपर नीचे हुआ, तो फिजिक्स तो बाद में आएगा, वो पहले ही ब्रेक हो सकता है। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि इनमें से कौन सा डिजाइन है जिसमें जो व्हीकल है उसके जंप होने के चांसेस हैं। जंप होना मतलब नॉर्मल रिएक्शन का जीरो होना। नॉर्मल रिएक्शन टेंशन एंड फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, ये तभी लगेगा जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट रहा, राइट। कांटेक्ट हटा तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। या उल्टा बोल सकता हूं, अगर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू जीरो मतलब कांटेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कौन सा ऐसा डिजाइन है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के चांस है, किसमें, राइट, फर्स्ट वाले में। अगर v की वैल्यू सफिशिएंट हुई, v की वैल्यू एक ऐसी लिमिट तक पहुंची कि mv²/r किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी। और अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो मतलब दोनों के बीच का कांटेक्ट हट जाएगा और ये यहां से क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। मूवीज देखी कि नहीं देखी है, रोहित शेट्टी की मूवी, ये स्कॉर्पियो है और यहां से सीधा जंप, तो बेटा जंप, राइट, बॉलीवुड मूवीज में सिर्फ और सिर्फ ऐसे पाथ में हो सकता है, इस तरह में नहीं। ऐसे पाथ में जंप सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में हो सकता है, जहां पे फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, वो तो यहां भी जंप करा देंगे। अरे आ रही बात समझ में, क्लियर है ये। चलो क्वेश्चन आया होता है, ये लिखो इसको। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट्स से यहां से r रेडियस से हमने m मास को लगा रखा है, फिर r रेडियस का स्ट्रिंग लिया, फिर एक m मास को लगा दिया, फिर r रेडियस का स्ट्रिंग लिया और m मास को लगा दिया। तो तीन यहां पे मासेस लगे हुए हैं, लेट्स से ये a है, ये b है और ये c है। सबका जो रेडियस है, सॉरी मतलब ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, r r एंड r। अब इस पॉइंट के अबाउट इसे हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन में लाएंगे, वैसे ही जितने भी स्ट्रिंग है सब में क्या होगा, एक टेंशन होगा, और जितने भी स्ट्रिंग है सब में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मैंने तुम लोगों को कई बार ये चीज समझाया होगा कि देखो बेटा इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो आगे आएंगे, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, टेंशन भी आ रहा है, अभी फ्रिक्शन भी आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा। ये सारी चीजें बाद में अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में वापस से आएंगे, जहां पे हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। उस स्टडी के बाद तुमको इस चैप्टर को एक बार रिविजिट वापस जरूर करना है, एक बार और रिवाइज कर लेना है ना। तो अभी तुम जब भी समझोगे तो हो सकता है तुमको 50-60% नहीं समझ में आए, थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाएंगी, राइट, कि टेंशन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। पहली चीज समझना है कि तीनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लिया कि इसमें जो टेंशन है वो है T1, टेंशन को इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसमें जो टेंशन है वो है T2 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T3, ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से कि अगर मैं इसको यहां से इमेजिनरी तरीके से ब्रेक कर दूं तो मुझे समझ में आ जाए कि इस पे टेंशन लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड और इसमें T1 लग रहा है किधर, राइट हैंड साइड। इक्वल एंड अपोजिट नेचर वाला सिस्टम है यहां पे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि T1, T2 एंड T3 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये हमसे क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो अगर हमें क्या करना है, इसको देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, पार्टिकल C को। पार्टिकल C की अगर हम बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम भी हम क्या करेंगे, एनएलएम में समझेंगे, पर सिंपल सा ध्यान रखो, किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली जितने फोर्स क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि इसको इधर पे जितने लोग हैं सब पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये इसने इसको पकड़ रहा है, इसने इसको, और सब पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अल्टीमेटली थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन जो भी फोर्स लगाएगा उसका एक पार्ट यहां तक पहुंचेगा ही,
राइट। वो जितना फोर्स लगा रहा है वो उस पे लग रहा है, वो इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। बट अगर मुझे इस पर्सन का क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो वो उसको पकड़ा है, वो उसको पकड़ा है, मुझे नहीं देखना है। मुझे ये देखना है कि यार इसको डायरेक्टली कौन कौन पकड़ के खींच रहा है, राइट। तो अगर मुझे यहां पे सी का क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मुझे पता है इसका कंपोनेंट यहां, इसका कंपोनेंट यहां तक पहुंच रहा है, पर मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसमें डायरेक्टली कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसको इमेजिनरी तरीके से क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो मुझे समझ में आएगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा है क्या, T1। डायरेक्टली इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रहा है क्या, T1। और यही T1 जो लग रहा है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, वो प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहां से लिखेंगे T1 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। एम भी यूज नहीं कर रहे क्योंकि क्या दिया है, ओमेगा दिया है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। सी के लिए रेडियस कितना है, 3r। तो यहां हम लिख देंगे क्या, 3r। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका, बी का। मुझे ये चेक करना है कि भाई एम बी पे जो सेकेंड वाला मास है उस पर डायरेक्टली कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं और इसको यहां से इमेजिनरी तरीके से ब्रेक करूं, तो मुझे समझ में आएगा कि डायरेक्टली इसमें T2 एंड T1 लग रहे हैं। T2 लग रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड, T1 लग रहा है किधर, राइट हैंड साइड। तो नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, या T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो किधर लगना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई जो नेट फोर्स है ये है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, खड़े हो जाओ सब, एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहां तक का डिस्टेंस कितना, खड़े हो जाओ सब, इंटू 2r। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहां से मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं क्या, T2 की वैल्यू, राइट। मैं यहां से क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से T1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, T1 निकाल रखा है, एम ओमेगा स्क्वायर 3r, एम ओमेगा स्क्वायर 3r प्लस ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर 2r। तो नेट T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर 5r, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर मुझे क्या निकालना है, राइट, फिर मुझे क्या निकालना है, T3। T3 के लिए निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, A। तो यहां पे हमारे पास क्या है, A। इसमें अगर हम क्या करें, देखें कि भाई इसमें कौन कौन से फोर्स हैं जो डायरेक्ट लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है T3, एक दिख रहा है T3 दिख रहा है किधर, लेफ्ट हैंड साइड, और T2 दिख रहा है। तो इसमें हमने लिखा कि भाई इधर हो गया T3, इधर हो गया क्या, नेट फोर्स कितना, ए के लिए क्या लिखेंगे, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो नेट कितना, मैं इसको T2 माइनस T3 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नेट होना चाहिए टुवर्ड्स दी, इसलिए हम लिख रहे हैं कि भाई T3 माइनस T2। ये वो है जो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो है जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर, और ए के लिए रेडियस कितना है, तो इसको लिख दिया हमने r। तो यहां से T3 इज इक्वल टू हो गया T2 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर r। T2 की वैल्यू कितनी बचा, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर 5r प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, तो टोटल हो गया एम ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, T1 T2 T3 का रेशियो। हर जगह से एम ओमेगा स्क्वायर r वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं T1 निकालूं तो एम ओमेगा स्क्वायर r कैंसिल, T2 निकालूंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर r, और ये कैंसिल, क्या बच जाएगा रेशियो, 3, 5 एंड 6 का। इसमें
राइट हो सकता है 20 से 30% पार्ट तुमको समझ में नहीं आया होगा, सर ये ऐसा क्यों बनाया हुआ है, राइट ये डायरेक्शन क्यों है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगला चैप्टर हमारा यही है, एनएलएम ही है, जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। टेंशन के 2 से 3 लेक्चर रहेंगे, जहां पे टेंशन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें तुमको वापस एक बार आना पड़ेगा अच्छे तरीके से समझने के लिए। राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई बार इस तरह से क्या किया पूछा हुआ है। क्लियर है ये? नोट करो इसे। देखो बेटा, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कोई ना कोई रियल फोर्स होगा जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक हमने केस देख लिया जिसमें हमारे पास क्या है, ब्रिज है, कभी कॉनकेव शेप का, कभी कॉन्वेक्स शेप का, तो उसमें कितना नॉर्मल एक्शन लग रहा है वो हमने देखा है। अगले पार्ट में हमने क्या कर लिया, देख लिया है कि किसी स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है, वो भी हमें समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर मान लो कहीं पे सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक में कौन सा फोर्स होता है जो टुवर्ड्स सेंटर लगता है? कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो, राइट, फ्रिक्शन है। तो वहां पे फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, उसी को देखना है, राइट। तो अगेन अगला टॉपिक हम जो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मोशन ऑफ व्हीकल। टॉपिक लिख सकते हो बेटे यहां पे, मोशन ऑफ व्हीकल in a circular track. Motion of vehicle in a circular track. तो लेट्स से इस टाइप का हमारे पास क्या है, सर्कुलर ट्रैक है ना। और इस सर्कुलर ट्रैक का मीन रेडियस हमने मान लिया कितना, आर, क्योंकि रोड की कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, तो एक तरीके से मीन रेडियस हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया है कि आर। अब इसमें एक व्हीकल है जो इस तरह से क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है, बार बार ऐसे चल रहा है। तो हमने बोला कि लेट्स से ये हमारा क्या है, व्हीकल है m मास का, और इसकी वेलोसिटी कितनी, v। जब ये m मास का v वेलोसिटी से क्या करेगा, चलेगा, तो इसमें एक टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी बाहर की तरफ, राइट, फिसलने का। ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से। अगर कहीं पे रोड और इस तरह से क्या करती है, गाड़ी मुड़ती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ, हमारी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ। और फ्रिक्शन जो है वो एक अलग ही नेचर का फोर्स है। फ्रिक्शन का पहला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना बेटा, उसमें पूरा उसका नेचर कितना लगेगा, क्या लगेगा, सब चीज हम क्या करके समझेंगे। थोड़ा सा भी ये समझ लेना है कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है जो अपनी वैल्यू को और अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है। अगर किसी में टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना। तो इसमें हमने बोला कि इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, बाहर की तरफ, ड्यू टू इनर्शिया। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ, राइट। अब कौन सा वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब समझो, अगर तुम v बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है जो अपनी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। v के बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक ही वो क्या हो जाएगा, बढ़ पाएगा, और उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद वो नहीं इंक्रीज हो सकता, या जहां तक वो बढ़ सकता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। अगर तुम इसको बढ़ाते जा रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ते 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 अधिकतम कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर तुमने अब वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ाई तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है जो इसको क्या कर पाए, बांध के रख पाए, जो खींच के रख पाए, राइट। क्योंकि यही वो फोर्स है जिसको पकड़ के रखा हुआ एक तरीके से। अगर अब ये फोर्स सफिशिएंट नहीं हुआ तो गाड़ी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ स्किड हो जाएगी, बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसी भी सर्कुलर पाथ में मैक्सिमम कितनी सेफ वेलोसिटी से मैं गाड़ी चला सकता हूं, है ना। तो ध्यान रखना, इसका काम क्या है, उसको बांध के रखना। तुम ऐसे इमेजिन करो कि बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है जिसको तुमने ऐसे पकड़ रखा और उसको तुम कंटिन्यूअसली ऐसे क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो जैसे जैसे अगर तुम घूमने की स्पीड बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुमको और फोर्स लगाना पड़ेगा ना अपने अंदर। तुम सेंटर पे हो तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर तुम इसको बहुत तेजी से घुमाओगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? एक लिमिट से ज्यादा अगर बहुत तेजी से घुमाने लगे और अब तुम्हारे पास फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि तुम उसको बांध के रख पाओ, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। हो सकता है तुमको भी खींच ले जाए,
अगर वो बहुत भारी है, उस पर बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लगा तो इमेजिन कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही फ्रिक्शन इसको बांध के रख रहा है ऐसे। अगर ये सफिशिएंट नहीं हुआ, ये वेलोसिटी तुमने इतनी बढ़ा दी, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, बाहर स्किड कर जाएगा। तो इसमें वो वही पूछना चाहता है कि भाई मैक्सिमम कितनी सेफ वेलोसिटी से मैं इसमें गाड़ी चला सकता हूं। तो हमने बोला देखो ऐसा है कि अगर हम v को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, राइट, वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी और उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगेन वो 30% 40% जो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो हम क्या करेंगे, अभी आएंगे वापस से, है ना, उन पे चैप्टर्स को जब पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv max स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखा जाता है म्यू इंटू एन। मैं यहां पे r नहीं लिख रहा क्योंकि r को मैंने रेडियस के लिए यूज कर लिया है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखा जाता है म्यू इंटू एन, जहां पे म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला ही होता है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस टाइप का हमने सरफेस लिया हुआ है, राइट। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। अगर मैं क्या करूं, मान लो ये प्लास्टिक ले लिया, इसके लिए ये थोड़ा सा कम है ना। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का सरफेस हमने यूज किया है। और नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। मैंने अभी समझाया है, अगर मैं इस तरह से खड़ा रहूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे वेट के बराबर एक्सपीरियंस करेगा, पर मैं जंप करने की कोशिश करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बदलेगा, है ना। बट इस पर्टिकुलर केस में, राइट, इस पर्टिकुलर केस में ये हमारा ग्राउंड है, इस पे ये रखा हुआ है, ये अपना वेट लगा रहा है किधर, नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। थर्ड केस देखा था ना, प्लेन अगर हमारे पास हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना, उसके वेट के बराबर। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे mg लिख सकते हैं, राइट। तो हमने यहां पे लिखा n की जगह पे mg इज इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई r। m से m कैंसिल, और हमें पता चला कि वो सेफ स्पीड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, वो आ जाएगा क्या, अंडर रूट म्यू आर जी, जहां पे म्यू कहलाएगा, फिलहाल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ध्यान रखो, बाद में जाके देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ मोड भी अगर इतना है तो भी उसके लिए उतना लिख सकते हैं। और एफ आर जो लिखा है, ये तो हमने लिखा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन एफ एल जो लिखा है ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मतलब होता है इसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये होता है लिमिटिंग, है ना। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसको नोट करो जरा। अब देखो बेटा, हमारे पास आया है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में हम मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, इसे गाड़ी चला सकते हैं, वो आ रहा है अंडर रूट म्यू आर जी से। इसका मतलब हुआ कि अगर गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड से चली तो गाड़ी बाहर की तरफ क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है, स्किड कर सकता है। बट ये फॉर्मूला रिलायबल नहीं है। रिलायबल नहीं है कहने का मतलब है कि मान लो कहीं पे इस तरह का क्या है, टर्न है। अब वो टर्न जिस इंजीनियर ने क्या किया, बनाया हुआ है, या जहां बनाया उसने क्या किया, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर किया, और वो जिस गाड़ी में आया था, राइट, हो सकता है उसके पास जो व्हीकल है वो बिल्कुल नया है अभी, तो उसके टायर बिल्कुल नए हैं। अब नए टायर और रोड के बीच में जो ग्रिपिंग होती है वो अच्छी होती है। अगर नए टायर और रोड के बीच में ग्रिपिंग अच्छी है तो ऑब्वियस बात है म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर ऐसा हुआ और मान लो उसने क्या किया, कहीं पे एक टर्न था इस तरह से, राइट, इस तरह का टर्न था, तो यहां पे उसको क्या करना था, बोर्ड लगाना था कि भाई मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी परमिसेबल है ना, वो अधिकतम गति सीमा लिखी होती है, उस तरह का लिखा है कि भैया इतने से ही मुड़ना, उससे ज्यादा मुड़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो उसने क्या किया, जो व्हीकल लाया था उसके लिए म्यू की वैल्यू उसने निकाल ली, है ना। नया टायर था, बिल्कुल नई कार थी, और उसके लिए उसने म्यू की वैल्यू निकाली, वो काफी ज्यादा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने मेजर करवा लिया और बताया कि भाई जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है या मैक्सिमम सेफ जो वेलोसिटी है यहाँ पे, वो है लेट्स से कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, उसने अपने हिसाब से निकाल दिया। बट दिक्कत यह है कि उसने जिससे निकाला है उसमें आ रहा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, क्योंकि
ये वेदर टू वेदर, मौसम से मौसम और सरफेस टू सरफेस बदल सकता है। अगर इसी रोड में मान लो बेचारा कोई गरीब सा इंसान आया जिसका जो टायर है वो काफी घिस चुका है, बिल्कुल सरफेस क्या हो चुका है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है उसका टायर, है ना, बिल्कुल चिकना सा है, तो उसके लिए जो यही फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसके लिए क्या हो गया, कम हो गया है, तो हो सकता है उसकी गाड़ी के लिए जो सेफ स्पीड आता वो आता 35 kmph हो सकता है, क्योंकि म्यू की वैल्यू कम है। मान लो उसकी गाड़ी के लिए जो सेफ था वो था कितना, 35 kmph, 35 km/h। अब वो सोच रहा है कि यार मैं 35 से, उसको थोड़ी पता कि 35 है, राइट, उसकी गाड़ी के लिए 35 kmph है, वो देख रहा है कि यार 45 तक क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसने बोला नहीं यार 45 बहुत ज्यादा, उतना नहीं चलाऊंगा, 40 से टर्न करने की कोशिश करूं। स्लिप होगा या नहीं होगा, राइट? तो ऐसे टाइम पे वो स्लिप हो सकता है, राइट, इस तरह से स्लिप हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से मान लो उसी रोड में वो इंजीनियर क्या है, बरसात के टाइम पे वापस आए उसी गाड़ी को लेते हुए, तो बरसात के टाइम पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो सरफेस में क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट फिर से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जो सेम सरफेस के लिए पहले दूसरे किसी वेदर में म्यू अलग था, अब वेदर के टाइम पे कंडीशन चेंज होने से या बरसात के टाइम पे वही म्यू क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और वही सेफ स्पीड भी कम हो सकती है। हम कहते हैं कि इससे जो हम क्या करते निकालते हैं, राइट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, ये एक तरीके से उतना रिलायबल नहीं है। उसके बावजूद अगर नॉर्मल कहीं पे टर्न है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, राइट, बहुत ज्यादा डेंजरस टर्न नहीं है तो हम उसको रहने देते हैं कि भाई लोग अपनी समझ से गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा सा क्या कर ले। अगर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ स्पीड से गाड़ी टर्न करेंगे तो हाथ पैर ही टूटेगा, डॉक्टर का खर्चा भी चलता रहेगा, राइट, उनका भी घर परिवार चलता रहे। लेकिन अगर इसी तरह का टर्न मान लो कहीं बहुत ज्यादा डेंजरस जगह पे, किसी पहाड़ के ऊपर में, तो वहां भी ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पे हम क्या करें, डिपेंड करो उससे गाड़ी मोड़े। क्योंकि बेटा अगर वहां से वो निकला, फिसला, तो गिरेगा जरूर नीचे पर पहुंचेगा सीधा ऊपर, है ना, तो घर डॉक्टर का भी नहीं चलना है। तो ऐसे टाइम पे हम ये कोशिश करते हैं कि इसके लिए हम फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रहे, बल्कि किसी और फोर्स पे डिपेंड रहे जो क्या रहे, रिलायबल रहे। हम चाहते हैं कोई और ऐसा फोर्स रहे जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करे, प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हम लेते हैं हेल्प किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की, राइट, नॉर्मल रिएक्शन की। और उस टाइम पे हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं कि बाहर वाला जो सरफेस होता है, मान लो मैं इस तरह से बोलूं कि ये हमारा क्या है, रोड है। लेट्स हमने बोला कि ये हमारा क्या है, रोड है, ये रोड की चौड़ाई है ना, रेडियस और कर्वेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये रोड है, राइट। रोड इस तरह से आया है और ऐसे क्या है, मुड़ गया है, इस तरह से मुड़ा है, तो ये क्या हो गया, रोड की चौड़ाई। अगर इसमें कोई व्हीकल चलेगा, राइट, अगर मान लो इसमें कोई व्हीकल चला, ये रोड है, तो उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, राइट। इसको मान लो ये ऐसे बताया मैंने, लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन पूरा का पूरा किधर लग रहा है, वर्टिकली अप डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं रोड के बाहर वाले हिस्से को थोड़ा सा क्या कर दूं, उठा दूं, ऐसे उठाना शुरू कर दूं, तो यही नॉर्मल रिएक्शन जो पहले ऊपर लग रहा था अब वो ऐसे लगने लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लगेगा वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमें क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। पहले नॉर्मल रिएक्शन पूरा ऊपर लग रहा था, इसको जैसे हमने रोड को एक साइड से उठा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगने लगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा कंपोनेंट लगा सेंटर की तरफ। ये रोड इस तरह से आके ऐसे मुड़ा हुआ था, याद करो, तो उसका सेंटर यहीं कहीं होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो हमने अपनी रिलायबिलिटी या हमने अपनी डिपेंडेंसी फ्रिक्शन से हटा दी। नो डाउट वहां पे फ्रिक्शन अभी भी है, और हम अब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट पे, जो टायर टू टायर, वेदर टू वेदर चेंज। तो रोड के आउटर पार्ट को हल्का सा उठा देना, इस तरह से जब हम क्या करते हैं उसको टिल्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहते हैं इसे, तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही देख रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ रोड के विड्थ को क्या कर रहा, बना रहा है ना, पूरे रोड को ऐसे कर्वेचर की तरह नहीं बना रहा। ये मान के चलो कि जैसे ये हमारा रोड था, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं।
तो रोड के आउटर वाले पार्ट को मान लो हमने क्या कर दिया, इस तरह से उठा दिया। ये रोड की चौड़ाई है ना, रोड इस तरह से आया और ऐसे घूमते हुए चला गया, है ना, तो ये रोड की चौड़ाई है। लेट से इसको हमने बोल दिया x। रोड के आउटर हिस्से को हमने उठा दिया है, लेट से कितना y, और इसका सेंटर यहां कहीं पे है ना, सेंटर ये, क्योंकि रोड इस तरह से आके ऐसे मुड़ा हुआ है, रोड का सेंटर ये है, और मीन रेडियस हमने लेट से अज्यूम कर लिया कितना r। इसमें एक गाड़ी है, एक व्हीकल है m मास का, जो क्या कर रहा है, चल रहा है। m मास का एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो चल रहा है। ये एंगल कंसीडर कर लिया हमने कितना, थीटा। ये एंगल कंसीडर कर लिया हमने थीटा। पहली चीज, इसमें वेट लगेगा इसका नीचे की तरफ कितना, mg। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा कितना, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हम इसमें कंपोनेंट ले रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन का, राइट। हम इसमें कंपोनेंट ले रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि जिन्होंने एनएलएम में क्वेश्चन सॉल्व किया है उनको पता है कि वहां पे हम कंपोनेंट लेते थे किसका, mg का। एनएलएम में कैसे करते थे, क्या करते थे, वो भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। वहां पे अगर हमने मान लो क्या किया, इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन लिया है, हमने बोला ये थीटा है, ये मास कितना है m, तो वेट इसका लगेगा नीचे की तरफ कितना, mg, राइट। ये एंगल थीटा, क्यों थीटा होता है वो भी बता दे रहा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये, राइट, जानबूझ के मैंने m को इतना नीचे बनाया हुआ, तो ये एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब टोटल एंगल कितना है, अगर ये 90 माइनस थीटा है मतलब ये कितना बचा, राइट। तो ये भी तुमको समझना है कि वो एंगल थीटा क्यों होता है। वहां पे हम क्या करते थे समझो, mg, तो mg के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते थे। ये हो जाता था क्या, और ये हो जाता था mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता था, उसको एज इट इज छोड़ देते थे, नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट नहीं लेते। तो हम बोलते थे n बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, और mg sin थीटा की वजह से नीचे आएगा। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमें यह पता करना होता था कि वो m मास कितने एक्सेलरेशन से क्या है, नीचे आएगा, राइट, और उसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। यहां पे हमें ये नहीं देखना कि m मास नीचे आ रहा है कि इधर जा रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, राइट। उसके नीचे आने को तो फ्रिक्शन क्या कर ले रहा है, वैसे भी बैलेंस कर ले रहा है। हमें ये देखना है कि टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है, राइट, वो कौन सा फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम यहां पे कंपोनेंट ले रहे हैं किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स, n sin थीटा। मतलब यही वो फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहां लिखा n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो n से n कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा। राइट हैंड साइड में m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से आएगा v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। और यही v है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, राइट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी से तुम चलाना है वो चला सकते हो। ये है कितना, आर जी tan थीटा के बराबर। हमने अपनी डिपेंडेंसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट से हटा के किस पे कर लिया, सीधा सीधा कि इसको tan थीटा पे, कि इसको कितना हमने क्या किया, टिल्ट किया, राइट। और इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसको जितना ज्यादा तुम उठाते जाओगे उतना ज्यादा थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थीटा की वैल्यू बढ़ने से tan थीटा की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी, और अगर tan थीटा की वैल्यू बढ़ी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? बताओ, मौत के कुएं में, राइट, मौत के कुएं का एग्जांपल अगर इसको लें तो उसमें यही थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको उठा के मैं बिल्कुल अगर ऐसे कर दूं, वर्टिकल प्लेन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। tan 90 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे गाड़ी ना पलटे वो इनफाइनाइट है। हालांकि इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर वो बोलने का मतलब ये है कि मौत के कुएं में गाड़ी की स्पीड कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रही है, राइट। तो हमने इसको क्या कर दिया, जो म्यू आर जी आ रहा था उसकी जगह पे आर जी tan थीटा कर दिया। ये किसी भी वेदर में अलग अलग व्हीकल के लिए कभी भी चेंज नहीं होगा, और सेफ स्पीड हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सीधा सीधा। tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई y बाई, यहां से निकाल सकते हैं, जहां पे y क्या है,
एक तरीके से क्या है, हाइट ऑफ रोड ऑन आउटर पार्ट, राइट, बाहर वाले पार्ट को कितना हमने उसको क्या कर दिया, उठा दिया है। और x जो है वो क्या है यहां पे, विड्थ ऑफ रोड, राइट, ये है विड्थ ऑफ रोड। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। क्लियर है ये? तो ये हम देख रहे हैं, जितने भी एग्जांपल देखे हम, इसको भी तुम एज अ फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। जितने भी एग्जांपल देख रहे हैं हर जगह पे यही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स या एक फोर्स से ज्यादा कॉम्बिनेशन या किसी फोर्स का कोई कंपोनेंट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा अगर वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो, राइट। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन। अगला है हमारा टॉपिक क्या, वर्टिकल प्लेन में। अब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्लियर है? वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें क्या करना होगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलो, थैंक यू बेटा।